हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे आपका जो कल यानी कि 13 अप्रैल को मंडी सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस प्रकार आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका क्या लेवल था, और आने वाला जो आपका एजीटी एग्ज़ाम है उसमें क्या लेवल रहेगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। जैसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन क्या है? एक व्यावसायिक नेटवर्किंग और करियर विकास के लिए एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ट्विटर क्या है? ट्विटर पे आप सार्वजनिक अपडेट कर सकते हो, चर्चाएं कर सकते हो, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ई संजीवनी क्या है? दूरस्थ सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेली मेडिसिन पहल है। और माईगव क्या है? आपका शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर था कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और डी का आपका 4। तो इसमें ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि कंपाइलर, जो आपका ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों जो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनको मशीनी भाषा में यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है एक तरीके से, जिससे कि जो आपका सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उसको आसानी से समझ सके। तो इसमें राइट आंसर बी था आपका, ठीक है। यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय यानी कि हाई प्रोफाइल जो हाई लैंग्वेज होती है, उसको क्या करता है? भाषा को मशीन कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम करता है आपका कंपाइलर। तो जिसका ऑप्शन बी था उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आईओ का मतलब है यहाँ पे इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, ये भी क्वेश्चंस मैंने करवाया हुआ है आपको। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? यानी कि जैसे भी आपका इनपुट है या आउटपुट है, उसको चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में उसको रन करने के लिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो उसके मैकेनिज्म को, उसके हार्डवेयर को रन करने का काम करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है आपका जो आपका ड्राइवर होता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है, जिससे कि जो आपका हार्डवेयर होता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनके बीच एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे कि जो आपका चाहे प्रिंटर हो, चाहे आपका कोई ऐसा डिवाइस हो, स्कैनर हो, ठीक है, या कीबोर्ड हो, उसमें ऐसे ड्राइवर से क्या होता है, उनके बीच कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे कि उसको अच्छे से चलाया जा सकता है, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन सी जिसने किया है उसका राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, एक वीपीएन सभी बाहरी परिवेशों से उपयोगकर्ता को डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। कि ये कह रहा है कि अगर आप वीपीएन लगाते हो, वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप किसी भी सिक्योर वेबसाइट को चलाते हो तो आपको वीपीएन लगाना ही पड़ता है, बहुत से यूज़ भी करते होंगे वीपीएन को, ठीक है। तो वीपीएन ये बोल रहा है कि सभी बाहरी परिवेशों से उपयोगकर्ता डेटा को, जो डेटा उपयोग कर रहा है, उसको पूरी तरह से अज्ञात कर देता है, यानी कि वो किसी को दिखता ही नहीं है, ठीक है। अब कारण क्या कह रहा है कि वीपीएन उपयोगकर्ता और वीपीएन सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। हालांकि वीपीएन प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। देखिए, जब इसने पहले ही बोल दिया कि डेटा पूरी तरह से अज्ञात है, तो इसने कारण में ये कैसे बोल दिया कि जो है प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता की गतिविधि पर निगरानी कर सकता है। तो जब अज्ञात है तो निगरानी कैसे कर लेगा? तो सीधी सी बात है, पहला सही होगा और कारण इसका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, जिसने सी लगाया है उसका सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। मैंने अपनी एक प्रैक्टिस सेट में जिसमें आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, सारी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज, 3 तरह की लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और आपकी हाई प्रोफाइल लैंग्वेज, यानी कि जिसको आप हाई लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें कुछ लैंग्वेज जैसे आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जैसे आपकी सी प्लस प्लस है, ठीक है, सी प्लस प्लस है। जो आपकी सी प्लस प्लस होती है उसको भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, सी प्लस प्लस। और आपकी एक होती है जावा, एक होती है आपकी जावा, ठीक है। जो जावा लैंग्वेज होती है वो भी आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है उनका काम होता है डेटा को एन्स्केलेशन और मॉड्यूलेटरी करने का काम। तो जिसका राइट आंसर सी था, तो उसका तो सही है, ठीक है, जिसने सी लगाया था आपका उसका आंसर होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका OSI ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उपयोग की जाती है, ठीक है। तो जो आपका OSI मॉडल होता है इसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं नेटवर्कों के, जैसे फिजिकल वगैरह वगैरह। तो इसमें ये पूछ रहा है कि नेटवर्कों के बीच, अगर नेटवर्कों के बीच पूछ रहा है तो डेटा को सीधे तौर पर जो संसाधित करने के लिए होती है आपकी डेटा जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है, जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है वही आपकी नेटवर्क के बीच डेटा रूट को सीधे करने के तौर पर उत्तरदायी होती है। तो जिसने सी लगाया था उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जिसने सी लगाया था उसका राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक सुविधा कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, जैसे मेल मर्ज है, ठीक है, मेल मर्ज है। तो मेल मर्ज का काम क्या होता है, मेल मर्ज जैसे यहाँ पर डेटा विश्लेषण करना, की गति सारांश करना, डेटा बेस से डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना। तो पहले का तो आपका हो गया बी, यानी कि डेटाबेस से डेटा को दस्तावेज में संचालित रूप से मर्ज करने का काम होता है मेल मर्ज का। और पाइवेट टेबल का काम होता है ऑप्शन ए, यानी कि डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उत्पन्न करना। आपने देखा भी होगा पाइवेट टेबल एक स्ट्रक्चर बना दिया होता है जिसमें जैसे पूरी कंपनी का डेटा जो है घटता बढ़ता ऊपर नीचे बार ग्राफ सारा दिखता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं पाइवेट टेबल। और एक होता है VLOOKUP। VLOOKUP होता है किसी बड़े डेटा से वर्टिकली आपको किसी डेटा को खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला होता है VLOOKUP, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड, किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर खोजने के लिए। और ट्रैक चेंजेस सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका दस्तावेजों को ट्रैक करने की सुविधा। तो पहले का तो हो गया 2, ठीक है, और दूसरे का फर्स्ट, और सी का 4 और आपका डी का थर्ड, यानी कि आपका सी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक डिजिटल शब्द कॉलम ए को उसके प्राथमिक कॉलम बी से मिलान करना है, ठीक है। तो डिजिटल वॉलेट क्या होता है, डिजिटल वॉलेट सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड रखने की सुविधा है, या शर्तें पूरी करने के लिए अनुबंध है, या ऑनलाइन सुरक्षित भुगतान करने के लिए इंटरफेस है, या डिजिटल भुगतान। तो फर्स्ट का आ जाएगा आपका डिजिटल वॉलेट। क्या है डिजिटल वॉलेट, है एक डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा का एक सॉफ्टवेयर है आपका डिजिटल वॉलेट, ठीक है। तो पहले का तो हो जाएगा 4। और ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड रखने की एक सुविधा है, इसका आ जाएगा फर्स्ट। पेमेंट गेटवे क्या है, पेमेंट गेटवे क्या है, एक इंटरफेस है जो ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है। तो सी का आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, सी का आ जाएगा आपका थर्ड, यानी कि पहले का आ जाएगा आपका फोर्थ, और पहले का फोर्थ, बी का 1, सी का थर्ड और डी का आपका सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जिसने सी लगाया था उसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका
वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए, जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जो आपके हार्डवेयर को आपको एक तरीके से वर्किंग करने का काम करता है। यानी कि जैसे कोई आपका सिस्टम है या कंप्यूटर या प्रिंटर है, तो उसमें एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि जो उसमें फ्रेमवर्क डाला रहता है, एक सॉफ्टवेयर डाला रहता है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो कुछ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होते हैं जिनके लिए कोई आपको पेड यानी कि आपको कुछ परचेज यानी कि कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक तरीके से फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। जो आपके ओपन सोर्स फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपाचे हडूप, ठीक है। और जो आपके अपाचे फोक्वा है, ठीक है, और आपके मेगाडोबी है और टेंसर फ्लो है, ये भी एक, तो जैसे टेंसर फ्लो की बात करें तो टेंसर फ्लो आपका गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है गूगल का टेंसर फ्लो। और जैसे मोगाडीबी है, मोगाडीबी एक ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे फोक्वा है, अपाचे फोक्वा, ये एक तरीके से जैसे आपका वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, ये इसमें यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कि डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। ये बात तो सही है भाई, डिजिटल वॉलेट सुरक्षित है एक तरीके से। अब सेकंड कह रहा है कि डिजिटल वॉलेट लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से इंस्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। देखिए, इंस्क्रिप्शन तो पूरी तरह नहीं करते, ठीक है, आपको भी पता है कि जब भी आप किसी साथ लेन देन करोगे तो आपकी भी डिटेल्स जाएगी कि भाई इस पेमेंट यानी कि इस बंदे ने या इस नंबर से मेरे पास पेमेंट आया है, या इसका खाता नंबर ये है, कुछ भी, मतलब एक तरीके से उसके पास डिटेल जाती है। चाहे आपका नाम जाए, चाहे आपका मोबाइल नंबर जाए, मोबाइल नंबर यूपीआई के थ्रू, ठीक है। तो पूरी तरीके से तो ये इंस्क्रिप्शन नहीं होता, यानी कि इसका ए सही होगा और बी गलत होगा। देख लेते हैं कौन सा है, ए सही और आर गलत, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आधुनिक कंप्यूटर में फ्रेमवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। देखिए, जो आपके प्राइमरी भंडारण के लिए फ्रेमवर्क यूज होते हैं, उसमें यूज होता है आपका जैसे रोम हो गया, ठीक है, आपका रोम हो गया, और रोम में आपका एक तो रोम हो गया, ठीक है, एक ईपी रोम हो गया, एक ईपी रोम हो गया, एक डबल ईपी रोम हो गया, और एक फ्लैश मेमोरी होगा। ये ही आपके जो है फ्रेमवर्क के प्राइमरी मेमोरी में यूज़ किए जाते हैं। और इसमें एक बात और बता दूँ, इसमें जो यूज़ होते हैं ये प्राइमरी मेमोरी में, जिनमें यानी कि अगर आपकी बिजली भी भाग जाए, यानी कि बिजली कट हो जाए, तब भी इनमें डेटा जो है स्टोर रहता है, जो आपकी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी रहती है। तो इसका राइट आंसर था आपका फ्लैश मेमोरी। जिसने भी फ्लैश मेमोरी यूज़ किया था उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DDoS हमले, यानी कि DDoS हमले www पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था आपको। ये नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी जो क्वेश्चंस आए हैं उनका स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। जो हमारी सीरीज चली है सिलेक्शन सीरीज AGTA, उसमें सारे क्वेश्चंस जो है लगभग इसमें 15 में से 10 क्वेश्चंस सीरीज से आए हैं, अगर आपने अच्छे से देखे हों तो इसका आंसर था यानी कि एक तरीके से ये ओवरलोड ट्रैफिक कर देता है। तो कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के एक लक्ष्य सर्वर पर ओवरलोड, यानी कि जो DDoS हमला होता है, जो सर्वर पर एक तरीके से अत्यधिक ट्रैफिक डाल देना एक तरीके से, जिससे कि उसकी जो फैसिलिटीज़ होती है
वो जाम हो जाती है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो सर्वर पर एकदम से पूरा डेटा आ जाता है, पूरा लोड आ जाता है, तो सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है डीडीओएस, जिसे ज़्यादातर साइबर हमले या साइबर क्राइम में यूज़ किया जाता है, जैसे वायरस वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, जीरो ट्रस्ट क्या होता है, अभी ये पूछ लीजिए। जीरो ट्रस्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको जो आपका स्टोर कीपर का एग्ज़ाम था उसमें भी सेम आया था, अगर आपने वो भी दिया हो तो, ठीक है। तो जीरो ट्रस्ट क्या होता है? ऑप्शन दिए गए जैसे केवल बाहरी अनुरोधों की जांच करने और आंतरिक नेटवर्क ट्रैफिक पर भरोसा करना, या उपयोगकर्ता के प्रमाणित होने के बाद उसे दीर्घकालिक एक्सेस करना, या उपयोगकर्ता के स्थान पर प्रवाह किए गए बिना। यानी कि जीरो ट्रस्ट का मतलब है, अगर आप अपने कंप्यूटर को एक तरीके से ऐसे तरीके से प्रोग्रामिंग किया गया है, आप डेली यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है, सपोज दैट अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा रखा है, तो आपको डेली यूज़ करना है तो डेली पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आपका कंप्यूटर ये कर देगा, भाई ये तो रोज़ ही लगाता है, आज नहीं पासवर्ड देने को दूंगा इसको, ठीक है। तो जीरो ट्रस्ट का मतलब ये नहीं, कंप्यूटर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। ये एक मशीनरी है, किसी पे भी है, चाहे आप इसको 10 साल से यूज कर रहे हो तो आपको पासवर्ड लगाना ही पड़ेगा। आपको ये नहीं समझने का ये कि क्या नाम, कि भाई ये बंदा तो 10 साल से मुझे यूज कर रहा है, इस पर ट्रस्ट कर लूँ, या ये मुझे कुछ हानिकारक मतलब कुछ पहुंचाएगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसको जीरो ट्रस्ट बोलते हैं। यानी कि आपको कभी भी कुछ भी एक्सेस लेना पड़ेगा तो उसको आपको पासवर्ड वगैरह लगाना ही पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट था, यानी कि उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ठीक है, या कुछ भी है, तो उसके कहने में प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना, यानी कि वेरीफाई, हर एक चीज़ को वेरीफाई करने का। जैसे ही आप किसी से वेबसाइट पे जाते हो, कैप्चा वगैरह फिल करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा आता है आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात है, वो वेरीफाई करता है आपको पहले से कि आप रोबोट हो या नहीं हो। तो जिसका सी था उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए थे, जैसे मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करके, या सभी पारंपरिक सुरक्षा उपाय को एक ही एल्गोरिदम से प्रस्तावित करके, या असामान्य पैटर्न या विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों का संकेत दे सके, या निश्चित नियम बनाकर जिन्हें कभी अद्यतन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, यानी कि असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके। तो मशीन लर्निंग का लाभ जब भी उठाया जा सकता है जबकि आपके जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसमें आपकी जो बग्स हैं, बग्स का सही तरीके से पहचान कर सके, उसके पैटर्न को पहचान सके, जिससे कि आपको आने वाले साइबर खतरों का जो है आइडिया पहले लग जाए और आप उनको डीबग कर सको, ठीक है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन था आपका, कथन और निष्कर्ष से सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। और आपका रीजन था, सुदृढ़ीकरण सीखने के एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेबल पर निर्भर करते हैं। इसके आपके कथन और निष्कर्ष दिए गए थे। ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी अच्छे से इसकी खोज की, बट इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला। अगर आपको इसका प्रॉपर आंसर ज्ञात है, आपको पता है, तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसका मेरा तो आंसर इसका ऑप्शन ए था, बट आपका आंसर बताइए इसमें ऑप्शन की आपका आंसर क्या है, ठीक है। अच्छे से आप देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका एससी जो आपका 80 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहने वाला है। कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी आपका जो स्टोर कीपर का एग्ज़ाम था उसका भी एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी होगा, उसको भी आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको अच्छी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।